12-13 हजार यंग लड़का लड़की बंदूक लेके जंगलों में घूमेगा, ये कोई आइडियोलॉजी नहीं हो सकता। ये अराजकता है, ये आतंकवाद है, और वो आतंकवाद को आतंकवादियों की तरह ट्रीट करना है। बस्तर में भारत के टुकड़े करने की साजिश कर रहे हैं ये नक्सली, और उनका साथ दे रहे हैं बड़े शहरों में बैठे लेफ्ट लिबरल सूडो इंटेलेक्चुअल्स। इन वामपंथियों को सड़क पे खड़ा कर सरेआम गोली मार दूंगी। ये फिल्म सबको देखना चाहिए। हेलो दादा, कैसे हैं आप? हेलो, नमस्कार। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां जो हैं, ये कहा जाता है कि नक्सल्स जो है देश के ही नागरिक हैं, इसलिए उनको आतंकवादियों जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। जबकि मूवी में आपने दिखाया कि ये जो तीसरी सर्वाधिक खतरनाक संगठन है आईएस और बोको हरम के बाद, तो आप कैसे लगा ये बात? ये है हमें ये लगता है, या कोई भी देश जब बनता है ना, कई सारे आइडियोलॉजीज आपके सामने आएंगे, बहुत सारे आइडियोलॉजीज आएगा। 1947 में जब देश स्वाधीन हुई थी, तब देश में एक सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर बनाए जाने की कोशिश चल रहा था रशिया की मदद से। उसके बाद एक कैपिटलिज्म की एक दौर आया। मतलब मेरी कहने का मतलब है, बहुत सारे आइडियोलॉजी अलग अलग समय पे एक देश को बनाता है, और वो जो आइडियोलॉजीज के बीच में जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई एक देश को रीच करता है, ज़रूरी होता है एक देश की स्ट्रक्चर को, फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन अगर वो आइडियोलॉजी कोई इम्पोर्टेड आइडियोलॉजी है जिसकी हमारी देश के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो आइडियोलॉजी अपने कब्जे पर, ये देश की पावर को कब्जा करने के लिए, अगर वो आइडियोलॉजी इस देश में एक निगोशिएशन की चेहरे सामने रख के देश में कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटी करना चाहे, तो उसके खिलाफ बात करना बहुत ज़रूरी है। और वो कोई देश की लोग है, और देश की लोग ये आइडियोलॉजी को लेके ऐसा नहीं है। मुझे उनको नॉन स्टेट ऑपरेटर लगता है, क्योंकि आप अगर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म को आप देखेंगे, कम्युनिज्म कभी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में काम नहीं की। कोई भी जगह पे जब कम्युनिज्म आए, वहाँ पे आइदर कोई फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी था, जैसे रशिया में जार थे, चाइना में चियांग काई शेक जैसे लोग लीडर्स थे, वो लोग जो कैपिटलिज्म को वो कर रहे थे। तो बात ये है कि डेमोक्रेसी में कम्युनिज्म कभी काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी जो मैनिफेस्टो है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बहुत कैटेगरिकली बोला गया है, उनको सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप की ज़रूरत है, देश को सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर में कम्युनिज्म लाने के लिए। ये बेसिक मूल धारा की विरोध में है। हमारी देश में हर 20 किलोमीटर में भाषा बदल जाता है, हर 20 किलोमीटर में खाना बदल जाता है, धर्म, सब कुछ बदल जाता है 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर में। ऐसे देश में एक यूनिफाइड आइडियोलॉजी काम कर ही नहीं सकता। चाइना में जब कम्युनिज्म आया था, या रशिया में जब आया था, वहाँ पे एक होमोजेनियस सोसाइटी था। हमारे इधर एक हेटेरोजेनियस सोसाइटी है, जिसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की रूप में हम बात करते हैं। तो कम्युनिज्म कभी भी हमारे देश के लिए टेलर में था ही नहीं। कुछ लोग देश में एक अराजकता लाने के लिए ये आइडियोलॉजी लेके आए, ताकि उनको चाइना बहुत मदद कर रहा था, और जब चाइना मदद करने लगे थे, तब जेएनयू जैसे ऑर्गेनाइजेशन में इनकी सपोर्ट मिलने लगे, क्योंकि उन लोगों के लिए चाइना उस समय पे 1960s में, 70s में एक बहुत एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट इशू बन के आए थे, क्योंकि कैसे पावर को कैप्चर किया जाए। ये एक पॉलिटिकल लड़ाई था, और वो लड़ाई रिडंडेंट हो गया था, वो लड़ाई डिसमिस्ड हो गया था, क्योंकि वो भारतवर्ष के लिए नहीं था। भारतवर्ष हिस्टोरिकली एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में काम करता है, वो पॉलिटिक्स हो या सोशियोलॉजिकल हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो। तो बस्तर में जो माओइस्टों के साथ लड़ाई है, बस्तर में जो उनकी एडवांसेस लेते जाते हैं
बस्तर की जियोग्राफिकल पोजीशन के लिए। ये बहुत कम पॉलिटिकल इशू है, बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था का प्रॉब्लम है। तो मुझे ये लगता है इसके जितना हिस्सा पॉलिटिकल है उसको पॉलिटिकली लड़ाई करना चाहिए, पॉलिटिकली फेस करना चाहिए, और जितना कानून व्यवस्था की है 12-13 हज़ार यंग लड़का लड़की बंदूक लेके जंगलों में घूमेगा, ये कोई आइडियोलॉजी नहीं हो सकता। ये अराजकता है, ये आतंकवाद है, और वो आतंकवाद को आतंकवादियों की तरह ट्रीट करना है, इसमें मेरी मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सर, देश को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मूवी के माध्यम से जो 15 मार्च को रिलीज होने वाली है? भाई साहब, देश की संदेश डेफिनेटली ये है कि एक इम्पोर्टेड आइडियोलॉजी, एक चाइना या रशिया की एक आइडियोलॉजी हमारे देश के लिए नहीं है, और उसको हमारे देश के लिए टेलर मेड बनाने के लिए हमारी देश की जो इंटीग्रेटेड एक हॉलिस्टिक चेहरा है, इंटीग्रेटेड कल्चरल पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, इंटीग्रेटेड कल्चरल सोशियोलॉजिकल सिस्टम है, ये को नष्ट करके हमारी देश को, जैसे ब्रिटिशर्स ने 200 साल हमारे देश को बंजर बनाने की कोशिश की, ये लोग भी वही उस तरह की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश हम नाकाम हो जाए, लोगों को अवेयरनेस हो। लोगों को मालूम नहीं था बस्तर कहाँ है, लोगों को मालूम नहीं था बस्तर में हो क्या रहा है, लोगों को मालूम नहीं था कि इतने हज़ारों की तादाद में आम जनता, ट्राइबल्स मर रहा है। तो ये फिल्म हमारी जो एरिया है जहाँ पे हमारी जानकारी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये फिल्म मेरी आपके थ्रू देश के लोगों के पास अपील ये है कि ये फिल्म सबको देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए कि जो माओवाद की जो इशू है, कम्युनिस्टों की जो एजेंडा है इस देश में, वो हो सकता है बस्तर में 76 जवानों को मारे हैं, लेकिन इस देश की 50,000 लोग उसमें शहीद हुए हैं। मतलब बंगाल से जब शुरू हुई थी, हमारी देश में ये सरकारी हिसाब है, हमारी नंबर नहीं है, $3 ट्रिलियन की बराबर की इकोनॉमिक लॉस हुई है। मतलब वो इकोनॉमिक लॉस अगर नहीं होते तो शायद आज हमारी देश को डेवलप्ड कंट्री की दर्जा मिल जाता। और इसके अलावा जो आने वाले दिन है, आने वाले पीढ़ियाँ है, कौन इस साजिश की शिकार होगा, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए चिंता की विषय है। तो ये फिल्म हर इंसान को इसलिए देखना चाहिए कि लोग ये जाने कि ये जो छुपे हुए दुश्मन है उसका चेहरा कैसा है। दादा, अभी आर्टिकल 370 मूवी रिलीज हुई जिसमें यामी गौतम ने एक NIA ऑफिसर का रोल किया, और इसमें नीरा माधवन रोल कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं का रोल जो है पहले की अपेक्षा चेंज हुआ है, चैलेंजिंग रोल मिल रहा है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये पहले मेल कैरेक्टर लोग ज़्यादा करते थे, मेल एक्टर्स। यामी गौतम भी बहुत अच्छे एक्ट्रेस है, उनको अलग अलग अदाकारियों में देखा है, तो ज़रूर उन्होंने अच्छा काम किया होगा। लेकिन ये बात तो ज़रूर सच है कि ये मेल डोमिनेटेड एक आर्ट फॉर्म करके उभरे थे। बहुत कम ऐसा मौका मिला था महिलाओं को फोरग्राउंड में लाने के लिए, उनकी कंट्रीब्यूशन को अंडरलाइन करने के लिए। ये कोइंसिडेंस था, और मेरी और विपुल जी की एक बहुत ही कैटेगरिक अंडरस्टैंडिंग था कि हम कोई जेंडर बायस हमारे अंदर नहीं है, ये मेल है, ये फीमेल है, इस तरह की हमने ट्रीटमेंट नहीं की। बस केरल स्टोरी में इम्पैक्टेड जो है वो महिलाएं हैं। ये महिलाओं की 4 दोस्तों की कहानी थी, जिनमें 3 पीड़िता थी। ये जो 32,000 से 50,000 की नंबर है, वो सारे महिलाएं हैं जो इस्लामिक आतंकवाद की साजिश में ये मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की शिकार हुई है। सिमिलरली इन बस्तर हमने जो देखा, इतने बड़ी जंग में कौन जीता कौन हारा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक तैर था कि एक हरे हुए है, वो है हर व्यक्ति की माँ। क्योंकि ये जो जंगलों में जब माए को, आप सारे माँ को देखेंगे ना, जो उनकी हार्डशिप होता है ज़िंदगी जीने के लिए, जो ट्राइबल लाइफ है, उनमें उनकी जो एक एक पल अपने बच्चों को बड़ा करने की जो उनकी जुद्दोजहद है,
इन माओइस्ट मूवमेंटों की तरह ऐसा मूवमेंट में वो माएँ अपना बच्चे को खोता है, अपने पति को खोता है, भाई को खोता है। तो हमें लगा कि ये जो लड़ाई है, जो चल रहा है बस्तर में, ये जो इशू है, इसको महिलाओं की पॉइंट ऑफ व्यू से हम व्यक्त करेंगे। कहते हैं कि सच्चाई का शिनाख्त ही बहुत कठिन है, ऐसी स्थिति में बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे, तो आपने अपने एक्टर्स को, जो भी टीम है, उसको आपने कैसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कैसे उनको प्रिपेयर करवाया? केरला स्टोरी की समय सिचुएशन थोड़ा अलग था। इस तरह की फिल्मों की लिए लोगों तैयार नहीं थे, दर्शक तैयार नहीं थे, प्रोड्यूसर तो बिल्कुल था नहीं। तो जब से मैं केरला स्टोरी की रिसर्च शुरू किया, दैट इज़ समवेयर अराउंड 2014, जब मैं केरला में था, क्योंकि उससे पहले मैंने एक मलयालम लैंग्वेज की फिल्म बनाए थे, तो केरल जाना आना था। तो जब मुझे पता चला कि इस तरह की एक बहुत बड़े लेवल पे मैनिपुलेटिव कन्वर्शन का गेम चल रहा है और कुछ इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप केरल को अपना एक एपिसेंटर बना के एक बहुत बड़े साजिश रचा है हमारे देश के खिलाफ, तो उसकी छानबीन करते करते जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास सफिशिएंट मटेरियल है इसको उजागर करने के लिए, तो मैं 2018 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए थे। वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था लंदन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहे थे। जब रियलाइज़ हुआ, इसके बीच क्या हुआ था, वो फिल्म की प्रीमियर करने के लिए मैं JNU गया था। JNU में उसका प्रीमियर होना था, लेकिन बहुत बड़ा हंगामा होता है और JNU की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा हिंसक इंसिडेंट्स होता है। कुछ लोग फिल्म को दिखाना नहीं देना चाहते थे। तो उस इंसिडेंट्स के बाद वो डॉक्यूमेंट्री ना मैं वो डॉक्यूमेंट्री दिखा पाया, और उसके बाद जब मैंने रियलाइज़ किया कि डॉक्यूमेंट्री के जरिए नहीं हो पाएगा, मुझे फीचर फिल्म करना है, तो इस तरह की बोल्ड हार्ड हिटिंग सच्चाई के ऊपर आधारित, और सच्चाई को कोई लेपापोती करके नहीं, सच्चाई को सच्चाई की तरह कहानी बोलने के लिए बहुत ज़्यादा मदद तो था ही नहीं, उल्टा लोग मुझे निरुत्साह कर रहा था कि आप ऐसे फिल्म मत बनाइए। तब मैं विपुल जी के पास पहुंचे थे, तो उसी वक्त विपुल जी को ये कहानी अच्छा लगा था, उनको बहुत इमोशनली उनको टच किया था, तो हमने डिसाइड किया था ये फिल्म बनाएंगे।